नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का एक प्रकार नहीं है? अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण या आत्म केंद्रिता श्रवण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आत्म केंद्रिता श्रवण। ये कोई श्रवण का प्रकार नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आत्म केंद्रिता श्रवण का एक प्रकार नहीं है। श्रवण के प्रकार कौन कौन से? तो अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण। अवधानात्मक श्रवण क्या होता है कि श्रुत सामग्री को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके मुख्य तत्वों, विचारों तथा वार्तालाप के सूत्रों को ग्रहण करना अवधानात्मक श्रवण के अन्य प्रकारों की आधारशिला है। रसात्मक श्रवण उचित स्वर, आघात, गति, यति, लय, ताल, भावभंगिमा के साथ सुनाई गई अथवा पढ़ी गई कविता द्वारा आनंदानुभूति करना रसात्मक श्रवण कहलाता है। विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ है श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना एवं पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना एवं निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सस्वर वाचन के 2 रूप हैं, कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन और एक हो जाएगा सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन ये छात्रों द्वारा किया जाता है और जो सामूहिक वाचन होता है ये छात्रों तथा जो छात्र अध्यापक या अध्यापक होता है उन सभी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौन वाचनाभ्यास का उद्देश्य है निसंकोच एवं आत्मविश्वास के साथ बोलना, उचित गति का अनुसरण जिससे वाणी सुश्रव्य एवं बोधगम्य बनी रहे, छात्रों में कम समय में अधिक पढ़ने तथा हृदयगम करने की क्षमता का विकास होता है, या शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि छात्रों में कम समय में अधिक पढ़ने तथा हृदयगम करने की क्षमता का विकास होता है मौन वाचन से। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वाचन के भेद। वाचन 2 प्रकार का होता है, एक तो सस्वर वाचन, एक मौन वाचन। मौन वाचन के 2 प्रकार है, एक तो गंभीर वाचन और एक द्रुत वाचन। मौन वाचन छात्रों में कम समय में अधिक पढ़ने तथा हृदयगम करने की क्षमता का विकास होता है। भावी जीवन में संचित ज्ञान कोश का विस्तृत अध्ययन मौन पाठ द्वारा ही करना चाहिए। गंभीर वाचन कम समय में विषय वस्तु पर अधिकार करना। द्रुत वाचन कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन द्रुत वाचन है। मौन वाचन के मुख्य तत्व गति पूर्वक मौन वाचन करना, अर्थ ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वर्तनी की अशुद्धि का व्यावहारिक कारण है उच्चारण वैषम्य, लिपि का ज्ञान न होना, अभ्यास का अभाव या संयुक्त अक्षरों का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अभ्यास का अभाव वर्तनी की अशुद्धि का व्यावहारिक कारण है। वर्तनी की अशुद्धि का व्यावहारिक कारण लेखन का प्रचुर अभ्यास न होना। वर्तनी संबंधित अशुद्धियों से अभिप्राय लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से है। वर्तनी अशुद्धियों के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? लेखन में प्रचुर अभ्यास न होना, उच्चारण की अशुद्धता, वर्तनी के अभ्यास का अभाव, व्याकरण के ज्ञान की अनभिज्ञता, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव, हिंदी में वर्णमाला एवं
मात्राओं का अपूर्ण ज्ञान। वर्तनी संबंधित अब कौन कौन सी विधियां हैं? अभ्यास विधि, खेल विधि, प्रतिलेखन विधि, श्रुतलेख विधि, शब्दकोश विधि, वर्तनी परीक्षण विधि। रायबर्न के अनुसार शब्दों की वर्तनी को हम 3 प्रमुख साधनों जैसे कि दृष्टि, श्रवण और मांसपेशियों की क्रियाओं द्वारा सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूपों को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। औपचारिक, समाचार, विवरण, घटना, चित्रण, आत्मकथा, इतिवृत्त, प्रार्थना पत्र। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि औपचारिक क्या होती है? तो दोस्तों औपचारिक होती है, औपचारिक हो जाएगी हमारी प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र औपचारिक होता है। और विवरण, विवरण घटना का दिया जाता है। चित्रण, विवरण घटना का दिया जाता है। और चित्रण किसका किया जाता है? तो चित्रण किया जाता है, चित्रण आत्मकथा का किया जाता है। और जो इतिवृत्त होता है वो समाचार में दिया जाता है, इतिवृत्त। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है बोलना। मौखिक अभिव्यक्ति में मानव अपने विचार, भाव तथा उद्गार प्रकट करता है। जब ध्वनियों के माध्यम से मुख्य अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति की विधियां या साधन कौन कौन से हैं। अनौपचारिक बातचीत, कहानी, घटना वर्णन, चित्र वर्णन, सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, परिचर्चा, उत्सवों के अवसर पर भाषण, कविता पाठ, आशुभाषण या बाल सभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भाषा में कौशल विकास अभिप्राय है। तो भाषा में कौशल विकास अभिप्राय है सुनने, बोलने, लिखने एवं पढ़ने की कुशलता। भाषा में कौशल विकास से अभिप्राय सुनने, बोलने, लिखने एवं पढ़ने की कुशलता है। भाषा के 4 कौशल है। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विचार अभिव्यक्ति 2 प्रकार से कर सकते हैं हम, एक तो बोल करके और एक लिख करके। और विचारों का ग्रहण भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ है श्रुत सामग्री में आनंदानुभूति करना, श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों केंद्रीय भाव को समझना, श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना एवं अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना एवं निष्कर्ष निकालना, श्रुत सामग्री के उचित स्वर, आघात व गति को ग्रहण करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ है श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना एवं पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना एवं निष्कर्ष निकालना। विश्लेषणात्मक श्रवण का सरल शब्दों में अर्थ है ध्यान से सुनकर सोच विचार करना। विश्लेषणात्मक श्रवण की जो मुख्य विशेषता है वो कौन कौन सी है? एक तो ध्यानपूर्वक सुनना, तथ्य एवं भावनाओं में अंतर करना, संदर्भ को समझना, निष्कर्ष निकालना और प्रश्न करना, किसी विषय पर तार्किक सोच विकसित करना। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य होता है। तो गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य होता है कठिन शब्दों एवं विचार भाव की विस्तृत व्याख्या सिखाना। गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य होता है कठिन शब्दों एवं विचारों भाव की विस्तृत व्याख्या सिखाना। पठन की दृष्टि से गद्य पाठ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गहन अध्ययननिष्ठ पाठ जिसमें ज्ञान, अर्थग्रहण, वाचन, रुचि और अभिवृत्ति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। दूसरा होता है द्रुत वाचनों दिष्ट गद्य पाठ, पढ़कर अर्थ
ग्रहण, विषय वस्तु का ज्ञान तथा भाषा साहित्य में रुचि आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्यापक अध्ययन होता है सम्मिलित वाचन के रूप में, आदर्श वाचन के रूप में या अनुकरण वाचन के रूप में या मौन वाचन के रूप में। तो ये व्यापक अध्ययन होता है मौन वाचन के रूप में। व्यापक अध्ययन मौन वाचन के रूप में होता है। वाचन के दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन जिसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सम्मिलित वाचन आता है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। और जो सम्मिलित वाचन होता है, सम्मिलित इसी को ही सामूहिक वाचन भी कह सकते हैं हम, सम्मिलित या सामूहिक वाचन। ये विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों साथ साथ करते हैं। अगला वाचन है मौन वाचन। इसके भी दो प्रकार है, गंभीर पठन, एक द्रुत पठन। मौन वाचन भावी जीवन में संचित ज्ञान कोश का व्यापक अध्ययन मौन पाठ द्वारा ही होता है। इसमें बिना होठ हिलाए लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मौन वाचन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और जो सस्वर वाचन है, सस्वर वाचन, ये प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगह गई। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव ग्रहण एवं कारण कार्य का भाव समझना किस प्रकार का पठन है, तो ये चिंतनात्मक पठन है। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव ग्रहण एवं कारण कार्य का भाव समझना चिंतनात्मक पठन है। पठन स्तर के 5 प्रकार है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि पठन स्तर के कितने प्रकार है, तो 5। चित्र पठन है, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, चिंतनात्मक पठन या सृजनात्मक पठन। तो 5 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से? चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन क्या होता है कि जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए और कारण कार्य का भाव स्पष्ट हो जाए वे चिंतनात्मक पठन है। बालक किसी गद्यांश या कविता को पढ़ने के बाद स्वयं चिंतन कर उसके भाव ग्रहण करता है, उसके सार को समझ लेता है, वही चिंतनात्मक पठन है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाता है, तो ये द्रुत मौन वाचन किया जाता है। पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए द्रुत मौन वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंभीर वाचन का उद्देश्य है, तो गंभीर वाचन का उद्देश्य विषय वस्तु पर अधिकार करना। अगला क्वेश्चन है ग्राह्यतात्मक कौशल है, तो ये हो जाएगा पठन और श्रवण, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ग्राह्यतात्मक कौशल पठन व श्रवण कौशल है। विचार अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, एक तो बोलकर, एक लिखकर। और विचारों का ग्रहण भी 2 प्रकार से होता है, एक तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना, एक पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है। लेखन में की जाने वाली अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से है। वर्तनी का अर्थ अक्षरों को सुडौल तथा सुंदर लिखने से नहीं है।
अपितु शब्दों में निहित अक्षरों या वर्णों को शुद्ध रूप में तथा सही क्रम में लिखा जाए। भाषा की शुद्धता वर्तनी पर ही आधारित होती है, क्योंकि लेखन संप्रेषण का स्थायी माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधित वे कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है। श्रवण कौशल ये भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल है और अन्य कौशलों का आधार कौशल माना जाता है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक कर्म सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इसकी एक ट्रिक है जो आप सभी को पता होगा, शुभोपली। शुभोपली इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि अगर ऐसे ही पूछ ले कि भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम क्या होगा, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछ ले, मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछ ले तो उनके अनुसार क्रम होगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के का क्रम है, याद रखना। प्रथम कौशल वह सभी कौशलों का आधार स्तंभ श्रवण कौशल है। बालक प्रथम अवस्था में श्रवण ज्ञानेंद्रियों का ही उपयोग करता है। श्रवण में कुशलता होने पर अन्य विचारों को शीघ्रता से, सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। तो वाचन संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है, लेखन संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है, विन्यास संबंधित अशुद्धियाँ भी होती है, लेकिन जो हिंदी भाषा में अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है वो अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अध्यापन संबंधित अशुद्धियाँ हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। हिंदी भाषा में अशुद्धियों के प्रकार निम्न है, जैसे मात्रा संबंधित अशुद्धियाँ हो सकती है हिंदी भाषा में, अनुस्वार संबंधित अशुद्धि, मिश्रित वर्णों की अशुद्धियाँ स्वरूप, संयुक्त अक्षरों संबंधित अशुद्धि, लिंग तथा वचन संबंधित अशुद्धि, रेप संबंधित अशुद्धि, विसर्ग संबंधी अशुद्धि। अगला क्वेश्चन है, अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु इनमें से किसकी आवश्यकता होती है या है? तो लिखित अभिव्यक्ति की। जब हम ध्वनियों को लिखे हुए चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं तो ये लिपि कहलाती है। लिपि द्वारा वाणी को स्थायित्व मिलता है। लिखित अभिव्यक्ति या लेखन कौशल का महत्व। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कार्यालयों में कार्य व्यापार करते समय भी लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। सभी सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा विद्यार्थियों के हाथ तथा मस्तिष्क में संतुलन उत्पन्न करती है। लिखना सिखाने की विधियाँ कौन कौन सी है? एक तो नमूना आधारित विधियाँ, प्रतिक्रिया आधारित विधि, चर्चा आधारित विधि। अगला क्वेश्चन है, आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जा रही है, जिनका कारण नहीं है। तो व्याकरण अनभिज्ञता भी है, उच्चारण की अशुद्धता भी है, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव भी है, लेकिन लेखन का प्रचुर अभ्यास यह वर्तनी संबंधित अशुद्धि नहीं है। वर्तनी अशुद्धियों के कारण उच्चारण की अशुद्धता, व्याकरण के ज्ञान की अनभिज्ञता, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव, हिंदी वर्ण माला एवं मात्राओं का अपूर्ण ज्ञान, अनुस्वार और अनुनासिक का ज्ञान न होना, वर्तनी के अभ्यास का अभाव, लिखने में शीघ्रता। वर्तनी शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी? अभ्यास विधि, खेल विधि, प्रतिलेखन विधि, श्रुतलेख विधि, शब्दकोश विधि, वर्तनी परीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के
मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? तो वाद विवाद है, उत्सवों के अवसर पर भाषण है, परिचर्चा है। लेकिन जो लेखन कार्य है ये मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु उपयोगी नहीं है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार मानव अपने भाव, विचार एवं अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए जिस समाज सम्मत ध्वन्यात्मक संकेत साधन समुच्चय का प्रयोग करता है उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु प्रमुख गतिविधियाँ वाद विवाद द्वारा, परिचर्चा, वार्तालाप, उत्सवों के अवसर पर भाषण, कविता पाठ, अनौपचारिक बातचीत। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित 20%। अगली क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।